Hello my dear class 10th lovely students. I'm Sameer Tripathi, your social science educator and I welcome you all to Step Up Academy. Friends, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि फाइनली अब वो वक्त आ गया है जब हम अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दें, अब हम फाइनली कंक्लूड कर दें कि सर डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है या कैसी गवर्नमेंट है। क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे और डेमोक्रेसी के अलग अलग हिस्सों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बट एज अ होल ये चैप्टर बेसिकली एक फाइनल वर्डिक्ट दे देता है, एक फाइनल कंक्लूजन दे देता है कि सर डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है और हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं। तो हमने ये देखा अभी तक कि सर जब बात डेमोक्रेसी की आती है तो जनरली लोगों का यही मानना होता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि सर ये लोगों के बीच में इक्वालिटी प्रमोट करती है, लोगों की डिग्निटी ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होती है उसको प्रमोट करती है, मतलब आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, एक सेंस ऑफ लिविंग जो होता है उसको प्रमोट करती है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है डेमोक्रेसी, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड कराती है और अगर कोई मिस्टेक हो गई है कोई बात नहीं, ये रूम प्रोवाइड कराती है कि आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। ये लोगों को चॉइसेस देती है कि सर सपोज आपको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है या आपको लगता है कि इससे बेटर कुछ हो सकता है, तो इट प्रोवाइड्स यू द रूम कि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए। 5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, आप किसी नई पार्टी को चुन लीजिए, नए नेता को चुन लीजिए। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक बहुत ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन क्या ये सच में डेमोक्रेसीज के अंडर होता है? एक सवाल अल्टीमेटली यही आता है कि क्या डेमोक्रेसी अपने आप में एकदम परफेक्ट है, क्या उसमें कोई भी इनहेरेंट डिफेक्ट नहीं होता है, क्या डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिससे कि हम ये कहें कि डेमोक्रेसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट है? तो जनरली सर ऐसा नहीं है। जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि सर ऑल दो डेमोक्रेसी जो है वो बाकी सबसे बहुत बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम यहाँ पर एक डायलेमा फेस कर रहे हैं कि सर एक तरफ डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें देखने को मिलती है, प्रिंसिपली डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वहीं पे जब प्रैक्टिस की बात आती है तो डेमोक्रेसी शायद उतना बेटर नहीं। और यहीं पे हमारे अंदर एक सवाल आ जाता है कि क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं? क्या सिर्फ मोरल रीजंस के कारण हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं? याद आ रहा होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी मोरल और प्रूडेंशियल रीजंस के बारे में। तो इस पूरी कंट्री में हम यही इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सर आखिर डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर मैं पिछले 100 ईयर्स की बात करूं तो बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई है, कई सारी कंट्रीज ने अपना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्तेमाल किया है, लेकिन उन सारी कंट्रीज में बहुत सारे डाइवर्जेंट आपको तरीके दिखेंगे डेमोक्रेसी ने किस तरीके से इवॉल्व किया। कुछ कॉमन पॉइंट्स तो हैं, जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जनरली इलेक्शंस होल्ड करते हैं, लोगों को राइट्स देते हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे इन सारी डेमोक्रेसीज के बीच में। और इन डिफरेंसेस का रीजन क्या है? सर वहां का अलग कल्चर है, अलग सोसाइटी है, अलग तरीके के लोग हैं, रिलीजन है, अलग अलग तरीके का सोशियो इकोनॉमिक सेटअप है। दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हर जगह फॉलो हो रही है, लेकिन सर हमें क्या देखने को मिलता है कि उन डेमोक्रेसी का जो इवॉल्वमेंट हुआ है, जिस तरीके से वो एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरीके से वो इवॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो हमें क्या समझ आया कि सर इससे क्या समझ आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या कॉमन चीजें हैं वो तो हमें पता है, लेकिन हर एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या अचीव किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, हर एक डेमोक्रेसी अपने आप में अलग है, तो ये डिफाइन कर पाना अपने आप में मुश्किल है कि सर वो डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, राइट। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम हर डेमोक्रेसी से एक्सेप्ट करते हैं, राइट। जैसे हमारे इंटरेस्ट और फैसिनेशन में, आर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी, ये हमें जनरली उस पोजीशन पे लेके जाता है जहां पर हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो सारे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब ऑल्दो ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं कर पाता डेमोक्रेसी, और फिर कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या फिर हम डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या हम सच में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो पहली चीज जो हमें समझनी है कि सर डेमोक्रेसी है कि नहीं, तो उसके आउटकम्स को देखते हैं कि उस डेमोक्रेसी में क्या आउटकम्स मिल रहे हैं। डेमोक्रेसी अगर कहीं पे फॉलो हो रही है तो उसके क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब हम शायद बेटर तरीके से असेस कर पाएंगे कि ये डेमोक्रेसी अच्छी है कि नहीं, राइट।
और हमें एक चीज और यहां पे समझनी है कि डेमोक्रेसी सर अपने आप में एंड रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करा सकती। डेमोक्रेसी सिर्फ एक कंडीशन प्रोवाइड करा सकती है, वो ऐसी पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकती है जहां पर आप अपने एंड रिजल्ट्स को अचीव कर लें। मतलब क्या कि सर डेमोक्रेसी इज नॉट द एंड रिजल्ट, या वो एंड रिजल्ट तक जाने का वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, रादर वो एक जरिया है। वो एक जरिया है कि आपको डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, वो डेमोक्रेसी आपको सिचुएशंस प्रोवाइड कराएगी जहां पे आप अपने नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा कर सकें, राइट। और सिटीजंस को क्या करना है, इन्हीं सिचुएशंस का या सिनेरियोस का एडवांटेज लेना है और कोशिश करना है कि सर अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकें। अब देखिए, जब हम असेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी को तो कुछ कुछ चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहली चीज क्या कि डेमोक्रेसी सर जो है वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनवाती है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम अकाउंटेबल टू यू। अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ कि मेरे को आपकी नीड्स और डिमांड्स का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या जरूरतें हैं मुझे उस चीज का ख्याल रखना है, मैं आपके लिए आंसरेबल हूं। लेजिटिमेट का मतलब क्या हुआ कि सर गवर्नमेंट किसी गलत तरीके से तो नहीं इलेक्ट हुई है, गवर्नमेंट सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो सर सपोज एक प्रोसेस होता है ना, सपोज हम एक रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक रेस कर रहे हैं। अब रेस में हमें पता है कि सर रेस कब शुरू होगी, जब वो गन फायर शूट होगा। रेस रुकेगी कब, जब फाइनल वाला व्यक्ति उस पूरे ट्रैक को रन करके वापस से वहां पे आएगा, पॉइंट पे आएगा और उसको क्रॉस कर जाएगा, वो विनर होगा। अब हमें यह पूरा प्रोसीजर पता है, तो अगर किसी ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो हम समझ जाएंगे कि सर इसने गलत तरीके से काम किया है, चीटिंग किया। बट अगर कोई प्रोसीजर ही नहीं है तो क्या हमें पता चला कि किसने सही किया किसने गलत किया? नहीं सर। तो डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसीजर जो है ऑलरेडी डिफाइंड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट किस तरीके से पावर में आएगी, क्या क्या पावर्स हैं उनके पास, उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। एंड लास्टली रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करवाती है। कैसे सर? हमने इसकी बात की है कि डेमोक्रेसी के अंदर अपने लीडर्स को कौन चुन रहा है? सर हम खुद चुन रहे हैं। क्यों चुन रहे हैं? कि सर वो हमारे बिहाफ में काम कराएंगे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और सपोज उन्होंने हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं किया तो क्या सर? तो अगले 5 साल बाद हम उन्हें वोट नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी इट क्रिएट्स एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो यही होता है कि सर लोगों को राइट टू चूज देयर रूलर्स मिलता है। लोगों के पास एक राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सके, और लोगों के पास वो पावर होती है कि वो अपने लीडर्स को कंट्रोल भी कर सके, राइट। जब भी पॉसिबल और नेसेसरी होता है, इवन सिटीजंस भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में जो उन सबको अफेक्ट कर रही होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर सबसे बेसिक आउटकम डेमोक्रेसी का क्या है कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो कि अकाउंटेबल हो, जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई हो और लोगों के लिए आंसरेबल हो, लोगों के लिए आंसरेबल हो। ऐसी गवर्नमेंट ना बने कि सर गवर्नमेंट इलेक्ट कर दिया, अब उन्हें मतलब ही नहीं है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोगों की नीड्स क्या हैं, लोगों की डिमांड्स क्या हैं। वो सिर्फ अपने काम के लिए काम कर रही है और अपना अपने पैसे छाप रही है, अपना करप्शन कर रही है, दैट्स इट। लोगों का वेलफेयर सर उन्हें मतलब नहीं है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट बनाती है जो कि अकाउंटेबल है लोगों के तरफ प्रति, लोगों के लिए आंसरेबल है, उनके नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या अब हम बात करते हैं क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है? कि सर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनरली हमने देखा वो मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, वहां पे रूलर को बहुत सारे लोगों के व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट नहीं करना पड़ता है, उन्हें असेंबलीज में डिस्कशन नहीं करना पड़ता है, पब्लिक ओपिनियन से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इससे फायदा क्या होता है कि किसी भी चीज के ऊपर बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली डिसीजन मेकिंग हो सकती है। सर ये तो सही बात है कि सर एक डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। किस बात को लेके? कि सर डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग स्लो है। लेकिन वहीं कहीं पे अगर मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है तो आप देखते हैं कि वहां पे एक ही व्यक्ति है जो पावर, जिसके हाथों में सारी पावर है और वो सारे डिसीजन ले रहा है, उसे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में जो एक डिसीजन मेकिंग होती है सर वहां पर वो बहुत फास्ट एफिशिएंट होती है। ठीक है सर, यहाँ पे डिसीजन डेफिनेटली जल्दी, कि कोई सीरियस मैटर आया जल्दी से एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया, हो गया, ईजी है ना। हमारे यहाँ तो कितने सालों तक एक कोई बिल आया, जैसे मैं लेटेस्ट बात करूं अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बिल, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1991-92 के आसपास, फिर 96 में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद वो लगातार चलता रहा, फाइनली 2023 में जाके वो पास हुआ। कैन यू इमेजिन, 27 साल लग गए उस बिल को पास होने में। कितना इतना टाइम क्यों?
डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि सर डेमोक्रेसी किस आइडिया पर बेस्ड होता है, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन, कि सर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, सभी लीडर्स अपने विचार रखते हैं, कुछ बदलाव होते हैं वो करना होता है। सिर्फ एक हाउस में नहीं, ये प्रोसीजर 2 हाउस में फॉलो होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, नहीं साइन करता तो वो चेंजेस बताता है, फिर डिबेट्स होती हैं, फिर डिस्कशन होती है, फिर दोनों हाउस में बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर अगर प्रेसिडेंट उसको साइन कर दे तो वो रूल बनता है। सर कितनी लंबी प्रोसेस है, कितनी लंबी प्रोसेस है। तो सर इन सब में डिले तो डेफिनेटली होगा। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनफेक्टिव बनाता है? डेफिनेटली नॉट सर। क्यों नहीं बनाता है? क्यों नहीं बनाता है कि सपोज गवर्नमेंट ने बहुत फास्ट डिसीजन ले लिया है, ठीक है, अब फास्ट डिसीजन लेने से उन्होंने किसी व्यक्ति से या किसी ग्रुप से कंसल्ट नहीं किया, ग्रुप से कंसल्ट नहीं किया, तो आप कैसे मान लें कि वो डिसीजन हर एक व्यक्ति के लिए सही है? हमने चर्चा की थी इस बारे में कि सर हर व्यक्ति का अपना एक अलग मत होता है डेवलपमेंट को लेकर, हर एक व्यक्ति का अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग ओपिनियंस होते हैं। तो आपने एक डिसीजन आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? वहीं पर डेमोक्रेसी में जब डिसीजन मेकिंग की जाती है और डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं तो बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फाइनल डिसीजन पे आने से पहले। तो सर चूंकि ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो इससे फायदा क्या होगा कि सर बहुत सारे लोगों के ओपिनियन इस डिसीजन मेकिंग में लिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब इस डिसीजन मेकिंग में कवर किया जाएगा तो डेफिनेटली ये चांसेस कम हो जाते हैं कि सर वहां पे वो अनएक्सेप्टेबल हो या लोग उसको अपोज करें, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑल्दो डिले हो रहा है बट देन दैट डिले इज समवेयर वर्थ इट, राइट। तो अब मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में अब एक और साइड देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पर बेस्ड हो रही है, ठीक है, कि सर सारे ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, हर एक रूल को फॉलो किया जा रहा है, हर एक गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, तब कोई डिसीजन मेकिंग फॉर्म हो रही है। अब अगर किसी सिटीजन को लगता है कि सर ये डिसीजन गलत है तो वो पूरे नॉर्म्स प्रोसीजर को वापस क्रॉस चेक करवा सकता है। फायदा है सर डेफिनेटली कि सर रेस हुई, अब देखना यह है कि कोई व्यक्ति सच में रेस भागा या आके घूम के वहीं पे खड़ा हो गया वापस और बोल दिया मैं फर्स्ट आ गया, नहीं, किसी ने पूरा डिस्टेंस कवर किया भी है कि नहीं किया है, ये आप वापस से रीचेक कर सकते हैं। होता है ना कि सर आपके पास क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम होता है। अब डीआरएस सिस्टम में आप क्या करते हैं कि सर अंपायर ने डिसीजन दे दिया लेकिन आपको लग रहा है कि डिसीजन गलत है, आप रिप्ले देखते हैं। तो उसी तरीके से क्या होगा कि सारे रूल्स, नियम्स, प्रोसीजर्स बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सर कोई भी डिसीजन मेकिंग कैसे होना चाहिए। अब उन नियम कानूनों को अगर फॉलो नहीं किया गया है या उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं की गई है तो आप उसको क्रॉस चेक करवा सकते हैं। और आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई लूप होल रह गया है तो आप समझ जाएंगे कि सर ये डिसीजन गलत हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को भी एग्जामिन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है लोगों के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट है, उन्हें पता होना चाहिए कि हर एक स्टेप में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और फाइनली इस डिसीजन मेकिंग को कैसे किया गया है। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर होता है कई सारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनरली प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना जरूरी है कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे जो सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करे और लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, राइट। उसके अलावा अगर आपको देखना है कि आउटकम क्या है, आउटकम क्या है, तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस को देखना है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं। तो सर पहली चीज कि डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, उसमें कुछ चीजें आपको देखनी है, प्रोसीजर देखने क्या कि रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक डिबेट हो रही है, मेजर पॉलिसीज पे पब्लिक डिस्कशन हो रहा है, लोगों के ओपिनियन मांगे जा रहे हैं, सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि वो सरकार के ऊपर सवाल उठा सकती है और कोई भी अगर उन्हें जानकारी चाहिए तो वो जानकारी ले सकती है। अब देखते हैं कि क्या ये हर जगह हो रहा है। तो आप देखें कि डेमोक्रेसीज इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत सक्सेसफुल रही है। किस एस्पेक्ट में कि सर वहां पे रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए हैं, कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज में आपको देखने को मिलेगा कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं जहां से फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शंस के अंदर लोगों को फेयर चॉइस मिल रहा है कि नहीं, ये डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं करा रही है, राइट। कि हर एक व्यक्ति को फेयर चॉइस मिल रही है, फेयर चांस मिल रहा है कि नहीं, ये हर एक डेमोक्रेसी में इंश्योर नहीं हो पाया। इंडिया का ही केस ले लीजिए, लोगों के पास चॉइसेस ही खत्म हो चुके हैं, हमारे पास अपोजिशन पार्टीज ही नहीं है कि हम चॉइस करें। सर कैसी डेमोक्रेसी है कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, चुनने का हक ही नहीं है, रूलिंग पार्टी हैज नथिंग टू लूज सर, और अपोजिशन पार्टी तो एकदम ही खत्म हो चुकी है कि उसके जीतने के आसार ही नहीं है। ये कैसे डेमोक्रेसी हुई फिर, राइट। उसके अलावा आप देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तब भी खराब होता है जब आप देखें कि सिटीजन्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उतनी ट्रांसपेरेंसी वो नहीं बना रहे हैं। तो ऑल्दो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन हम बस इतना समझ सकते हैं कि सर नेगेटिव पॉइंट्स को अगर इन सारे एस्पेक्ट्स में उठाकर चलें तो उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ऑल्दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ एस्पेक्ट्स में पीछे हट जाती हैं, लेकिन बहुत हद तक वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर डेमोक्रेसी भले ही अपने लोगों को प्रॉपर
पब्लिक ओपिनियन ने प्रॉपर चॉइस ना प्रोवाइड करा पा रही हो या फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करा पा रही हो, बट इन मोस्ट केसेस डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है जो अपने लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए अटेम्प्टिव होते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। और ऐसा भी माना जाता है कि वो लार्जली करप्शन फ्री होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ठीक है कि सर करप्शन फ्री वाला केस तो सर लग रहा है कि वो तो नहीं, क्योंकि कई सारी डेमोक्रेसीज में हम देखते हैं कि सर करप्शन के केसेस तो आए दिन आते हैं। भारत का ही केस लीजिए, कितना करप्शन है भारत में, तो सर डेमोक्रेसी करप्शन फ्री है तो सर नहीं हो रहा है। लेकिन अगेन हमें क्या पता चल रहा है कि सर डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल। कई बार वो लोगों की नीड्स को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, कई बार उनकी नीड्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उनकी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। और कई बार जितनी मेजॉरिटी को जिस चीज़ की जरूरत है वो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, पेट्रोल के प्राइसेस इतना ज़्यादा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे स्टेप्स ले रही है जहाँ पर लोगों का वेलफेयर हो सके या लोगों की सारी नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल किया जा रहा हो। लेकिन वहीं पे अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखें तो वहाँ पे भी करप्शन के केसेस बहुत कम नहीं है, कहीं से कहीं तक। तो उस केस में अगेन फिर हमारे पास क्या आता है कि सर हम क्या देखते हैं कि सर ऑल्दो ठीक है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों ही करप्ट हैं और सारी चीजें हमें समवेयर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स में डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से ऊपर निकल गई। पहली चीज की लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, कि हमें पता है वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके कोई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है। वो स्लो लेस एफिशिएंट तो हो सकती है, लेकिन हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती है और हमेशा क्लीन नहीं हो सकती है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, लोगों के पास ये पावर होता है कि वो जब चाहे उस सरकार को हटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक पॉइंट पर लेकर आता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर अगर इस टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में कैसे लोगों से वोट लिए गए और कैसे वो बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी किसको अच्छी लगती है, कितने लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता और कितने लोग डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से आते हैं अब हम सेकंड पॉइंट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो अब जब हमने बात की कि सर डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम उससे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लीड करेगी, डेवलपमेंट को लीड करेगी। एविडेंस लेकिन जो हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग मिलते हैं। कैसे कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को अगर आप देखें, डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप्स के अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 50 सालों में डिक्टेटरशिप जिन कंट्रीज में है वहां का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लाइटली हायर है, और डेमोक्रेसीज जो है उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बहुत कम है। ये देखिए आप इस चार्ट को देख के आपको समझ आएगा कि सर डेमोक्रेटिक रेजिम्स में ग्रोथ रेट 3.95 है, वहीं पे नॉन डिक्टेटोरियल मतलब डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में 4.42 है, राइट। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बेटर है, ठीक है। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी यू कैन सी कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को टैकल करने में शायद उतनी सक्सेसफुल नहीं आई है। लेकिन सर अगेन सर इस एक रीजन को हम इस एक रीजन के कारण डेमोक्रेसी को अपोज नहीं कर सकते या रिजेक्ट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? कंट्री का पॉपुलेशन साइज, कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज कितना है, ग्लोबल सिनेरियो उस वक्त में क्या चल रहा है, दूसरी कंट्रीज उसके साथ कितना कोऑपरेट कर रही हैं, और उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, वो किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाह रही है। तो ये आपको पता है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है तो हर एक कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होती है, हर एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो तरीका होता है, नजरिया होता है, वो अपने आप में अलग होता है। अब हमें समझ आया कि सर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस तो है, बट ये डेमोक्रेटिक ग्रोथ ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंस है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, ये बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर डेमोक्रेसी ऑल्दो ठीक है कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ स्लाइटली कम है, बट हम ये कह सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ों के चलते या बाकी कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ऐसा भी नहीं है कि सर डेमोक्रेसी में कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, राइट। हम डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ है ही नहीं, राइट। ऑल्दो डेमोक्रेसी यहाँ पे कुछ हद तक थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करें तो डेमोक्रेसी शायद बेटर कर रहा है। अब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पे भी डेमोक्रेसी का रिजल्ट जो है थोड़ा सा खराब रहा है कि सर परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कि लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो कितनी कम है कितनी ज्यादा है। अब जब एक कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेती है उसके बाद भी आपको पता है कि आज यूएसए एक वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, सुपर इकोनॉमिक पावर है, लेकिन वहां पे भी ऐसा नहीं है ना गरीब नहीं है सर, वहां पे भी पुअर है, वहां पे भी बैगर्स हैं, ठीक है, वहां पे भी एक क्लास है जो अभी भी गरीब है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ कंट्री का तो बहुत हो रहा है, लेकिन वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें वो नहीं पता है, राइट। और क्या सभी लोगों को बेटर शेयर ऑफ लाइफ मिल रहा है, सभी लोग बेटर लाइफ लीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है कि सर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए आप सबके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, आप सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वन वोट वन वैल्यू। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज उतनी ही बढ़ती जा रही हैं डेमोक्रेसीज के अंडर भी, कि सर पॉलिटिकल इक्वालिटी पे तो डेमोक्रेसीज ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की जब बात आती है तो डेमोक्रेसी शायद आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ रही हैं। एक तरफ स्मॉल अल्ट्रा रिच क्लास हमें देखने को मिलती है जिसके पास बहुत वेल्थ है, और वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सर जो बॉटम ऑफ दी स्ट्राटा है उनकी वेल्थ कहीं से कहीं तक बढ़ ही नहीं रही है, और जो रिच हैं वो इतने ज़्यादा रिच हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन देश की पूरी इकोनॉमी में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी लोगों का हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा है। यू कैन सी हियर कि सर टॉप 20% जो लोग हैं वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बॉटम 20% जो लोग हैं वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि टॉप 20% हाफ से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंट्री की जीडीपी के अंदर, कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, राइट। पुअर लोगों की इनकम अभी भी डिक्लाइन होती जा रही है, और आप कई बार देखते हैं कि लोग इतने गरीब हैं डेमोक्रेसीज के अंदर कि वो अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी डिमांड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि रियलिटी में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो बहुत लैग कर रही हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाने में। अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पुअर जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ वोटर सेक्शन है, एंड कोई भी पार्टी उनके लिए ऑल द प्रोमिसेस तो बहुत करती है, लेकिन कोई भी पार्टी उनके लिए कुछ बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। और कई बार आप देखते हैं कि ठीक है लोग कई बार पार्टीज जो प्रॉमिस कर रहे हैं उनको वोट भी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी भी इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऑल कंट्रीज की अगर आप बात करें, जैसे बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान की बात करें, कि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी के अंदर रह रही है, राइट। और आप देखेंगे कि आज जो पुअर पीपल हैं वो अभी भी कई सारी रिच कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं अपनी इकोनॉमिक लाइवलीहुड के लिए। तो ये जो कुछ केसेस हैं यहाँ पे डेफिनेटली डेमोक्रेसी जो है लैग बिहाइंड कर रही है, और ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी का इनहेरेंट इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं डेमोक्रेसी उनको किस तरीके से एकोमोडेट करती है, उनको किस तरीके से अपने अंदर लेकर आती है, अपने साथ रखती है। तो हमें पता है कि सर डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेफिनेटली है जहां पर वो इस काम को तो 100% तरीके से पूरा करती है, कि सर सोशल डाइवर्सिटी को हमें पता है कि एक कंट्री के अंदर बहुत सारे विभिन्न कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेसेस, पहनावे, खाने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया का ही जैसे मैं बात करूँ, इतने विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन स्टिल वी आर लिविंग हार्मोनियसली। हमने इसके पहले भी बात की है कि सर बेल्जियम का केस जो हमने देखा था, कि बेल्जियम के केस में इट वाज डेमोक्रेसी जिसने हेल्प की थी कि सर आप एथनिक डिफरेंसेस को किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, और टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको खत्म कर सकते हैं, कंपटीशन को खत्म कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है तो उसे रिजॉल्व करने का भी एक तरीका डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो कोई भी, हम ये जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं हो सकती, कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं बने रहेंगे, लेकिन हमें जनरली ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है जहां पर हमें ये बताया जाता है कि हमें इन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने से डिफरेंट लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, उनको अपने जैसा ही समझना है, उनको ट्रीट करना है, और उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स में जनरली आप देखेंगे कि क्या होता है कि इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस कर दिया जाता है, कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा कि जो राजा या डिक्टेटर होगा वो सिर्फ अपनी ही जनरली कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, बाकी सबको सप्रेस कर देगा। हिटलर की मैं बात करूं, ही वाज अ डिक्टेटर, ज्यूज को बुरी तरीके से एक्सटर्मिनेट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था जर्मनी के अंदर से, राइट। नाजीज जो थे उन्होंने ज्यूज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो माइनॉरिटी को या दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि डेमोक्रेटिक रेजिम में ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डिफरेंसेस हैं, डेमोक्रेसी उसको एकोमोडेट करती है, उसको एकोमोडेट करने में हेल्प करती है। लेकिन वहीं पे श्रीलंका का एग्जांपल हम देखें तो श्रीलंका भी एक डेमोक्रेसी ही था, लेकिन वहाँ पर हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने का जो तरीका था वो सर पूरी तरीके से गलत था। और वहाँ पर हमने ये समझा कि दो कंडीशंस हैं जो मिनिमम इंपॉर्टेंट हैं। जो ये सोशल एकोमोडेशन है डेमोक्रेसी के अंदर वो तभी हो पाएगा जब दो कंडीशंस पूरी तरीके से फुलफिल हों। पहला क्या कि सर डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल चलना चाहिए, कि ऑल्दो मेजॉरिटी जिसको चाहेगी वो रूल करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी के विचारों का पूरी तरीके से सप्रेस कर दें, राइट। मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना है और कोशिश करनी है कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जहां पे एक जनरल व्यू प्रेजेंट किया जाए। ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी के व्यू चलते जा रहे हैं, माइनॉरिटी पे ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है, राइट। और उस गवर्नमेंट में ये भी ध्यान हो कि सर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो व्यूज हैं वो परमानेंट ना हो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो व्यूज़ हैं वो परमानेंट ना हो, सिचुएशंस के साथ बदलते रहें। कि सर हमने बोल दिया कि हम, जैसे श्रीलंका में हुआ था कि सिन्हालीज ने बोल दिया कि बुद्धिज्म ही यहाँ का रिलीजन हो जाएगा। यू कैन नॉट डू दैट ना, आपने इम्पोज कर रहे हैं बाकी सारे लोगों के ऊपर। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि सर
मेजॉरिटी का रूल डेमोक्रेसी के अंदर ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है, मतलब सिन्हालीज जो मेजॉरिटी में थे, नंबर्स में ज्यादा थे, कम्युनिटी वाइज वो रूल कर रही है, दैट शुडंट हैपन। कम्युनिटी रूल नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है एक जनरल मेजॉरिटी, जहां पे सभी लोगों के पास फेयर चांस हो कि वो मेजॉरिटी का हिस्सा बन सके, और जहां पर फेयर चांस हो कि मेजॉरिटी के हारने का भी पूरा वो होना चाहिए, उनको पूरा चांस होना चाहिए, और माइनॉरिटी भी आगे आके कभी मेजॉरिटी बन सके, उनके पास इतना फेयर चांस होना चाहिए। So, rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. कि सर majority का मतलब ये नहीं कि community हमेशा majority, इसका मतलब ये कि group of people they can come together and form a majority opinion, और वो कोई भी हो सकता है, majority fix नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी तब तक ही बनी रहती है जब हर एक व्यक्ति के पास प्रॉपर चांस हो कि वो मेजॉरिटी का हिस्सा बन सके, मेजॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सके। और अगर किसी व्यक्ति को मेजॉरिटी का हिस्सा बनने से रोका जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन, तो सर आप समझ पाएंगे कि सर सोशल एकोमोडेशन खत्म हो गया है और वहां पर वर्चुअली डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो चुकी है। देन आता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा काम करती है कि सर डेमोक्रेसी तो यहाँ पर बाकी सारी गवर्नमेंट से बहुत ऊपर खड़ी होती है कि आप मोनार्की देख लीजिए, डिक्टेटरशिप देख लीजिए, लोगों के ओपिनियन का कोई मतलब ही नहीं है, लोगों को तो एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं, लोगों के पास कुछ भी राइट नहीं होते हैं, आपके पास खुद भी कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, आप सरकार को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो सर डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट बनाती है जहां पर लोगों को इक्वल डिग्निटी प्रोवाइड कराई जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराई जाती है, लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है कि आप एक समाज के अंदर इक्वल हिस्से की तरह रह सकते हैं, आपसे किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके से आपको कहीं पर भी पीछे नहीं खींचा जाएगा या नीचे नहीं रखा जाएगा। और आप देखेंगे कि अलग अलग डेमोक्रेसीज में ये अलग अलग तरीके से होता हुआ देखने को मिलता है। हम देखें कि फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। कि सर सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल मानना उस सोसाइटी में तो बहुत कठिन है जो इतने समय से डिफरेंसेस पर बेस्ड थी। जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया वाज अ पैट्रियार्किकल सोसाइटी, ठीक है, वुमेन की डिग्निटी की बात करें तो पैट्रियार्किकल सोसाइटी थे, जहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमें देखने को मिलती थी। तो वहां पे वुमेन के राइट की बात कर पाना तो शायद लोगों के बीच में उनको एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। कि हमने बोल तो दिया कि वुमेन को इक्वल राइट्स देने हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं रहा था। प्रैक्टिकली सर ऐसा कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा था, राइट। हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज थी बहुत सारी, और ऑल दो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बना दिए हैं, बट स्टिल मेल डोमिनेशन अभी भी चला आ रहा था। बट आप देखेंगे कि फिर भी विमेन ने आगे आके स्ट्रगल करना शुरू किया। विमेन को एटलीस्ट ये तो पता चला कि नहीं, ये हमारे कुछ राइट हैं और इनको हम लड़ सकते हैं। और जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको एक मोरल जस्टिफिकेशन मिल रहा था कि सर हमारे लिए ये राइट्स बनाए गए हैं, हमारी सरकार ने ये राइट्स हमें दी हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें ये राइट्स दिए हैं, तो हम इनके लिए अगर लड़ रहे हैं तो ये मोरली करेक्ट है, ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, राइट। But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is not acceptable legally and morally. कि सर ऐसा नहीं है women को equally treat नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक बार जब उसको रूल बना दिया गया है तो women के लिए easy हो जाता है अपनी लड़ाई लड़ना कि सर हमें equal respect चाहिए, equal society में हिस्सा चाहिए। एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में आप देखेंगे कि ये चीज आप कर ही नहीं सकते, राइट। आप किसी भी चीज से किसी भी प्रिंसिपल को अपोज कर ही नहीं सकते, राइट। कि वहां पे लोगों के इंडिविजुअल की फ्रीडम या डिग्निटी की बात होती ही नहीं है। और लीगल सैंक्शन की तो बात छोड़ ही दीजिए, आप सरकार पे सवाल उठा ही नहीं सकते, लीडर के ऊपर सवाल उठा ही नहीं सकते। वहीं पे एक और मैं अगर बात करूं कास्ट इनइक्वालिटीज की, सर इंडिया के अंदर बहुत वक्त से कास्ट इनइक्वालिटीज भी थी और वो एकदम से खत्म नहीं हुई, राइट। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कई सारे नियम कानून बना दिए जहां पे उन्होंने बात की कि सर कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत लंबे वक्त तक समाज में चली आ रही थी, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चली आ रही थी और वो एकदम से खत्म नहीं हुई। लेकिन सर जब इन लोगों को पता चला, बैकवर्ड कास्ट को ये पता चलना शुरू हुआ कि हमें इक्वालिटी की बात करी जा रही है, हमें इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराया जा रहा है, हमें इक्वल डिग्निटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू की। उन्होंने उस बात को समझना शुरू किया कि सर इक्वालिटी क्या होती है, हमारे राइट्स क्या हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब उन्होंने उस लड़ाई को लड़ना शुरू किया तो डेफिनेटली दे गॉट फेयर अपॉर्चुनिटीज, दे गॉट फेयर चांसेस टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, खुद की आवाज उठाने के लिए उनके पास राइट आने लगे। एंड अल्टीमेटली उनको ये रिकॉग्निशन मिला कि सर हम भी इस समाज का इक्वल हिस्सा हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो सब्जेक्ट से सिटीजन बन जाते हैं, प्रजा से लोग बन जाते हैं, या मैं बात करूं कि सिटीजन्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, वहां के नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है और उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में।
तो हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अल्टीमेटली ये बताता है कि डेमोक्रेसी कितनी परफेक्ट है कितनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सर डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म होता ही नहीं है। डेमोक्रेसी जैसे ही एक टेस्ट को पास करता है उसके सामने नया टेस्ट आ जाता है। कैसे? कि सर लोगों को जैसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लोग और बेनिफिट्स मांगने लगते हैं कि सर ये अच्छा है, ये और अच्छा होना चाहिए। तो अपने आप में शायद डेमोक्रेसी कभी भी एक परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सर डेमोक्रेसी से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का हम जो जजमेंट कर रहे हैं, अपने आप में वो एक पॉजिटिव साइन है और हमें बताता है कि हम कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहे हैं, हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं पे भी रुकने का स्कोप नहीं है या कहीं पे भी एक पॉइंट पे किसी बात को खत्म करने का स्कोप नहीं है कि आप और बेटर डे बाय डे होते जा रहे हैं। That is why when people ask about the way democracy functions, वो हमेशा कुछ नए एक्सपेक्टेशंस और कुछ नए कंप्लेंट्स के साथ ही आएंगे। तो लोग कभी भी डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो डेमोक्रेसी पे सवाल करते रहेंगे, एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे। और लोगों का यही कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि डेमोक्रेसी अपने आप में सक्सेसफुल है। लोगों को इतना रूम मिल पा रहा है कि वो अपने एस्पिरेशंस, नीड्स और डिमांड्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ चुकी है, उनके अंदर एक समझ आ चुकी है कि सर बेसिकली कैसे आप एक डेमोक्रेसी को असेस कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट को असेस कर सकते हैं, कैसे आप पावर होल्डर्स को असेस कर सकते हैं और कैसे आप और बेटर की तरफ जा सकते हैं, और बेटर की डिमांड कर सकते हैं, और बेटर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं, जब एक्सपेक्टेशन या किसी डिससेटिस्फेक्शन को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी डेमोक्रेसी की सक्सेस है। कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर किसी भी प्रकार से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो भले ही डिससेटिस्फेक्शन क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं वो हमें बताता है कि सर हमारी कंट्री एक बेटर डेमोक्रेटिक कंट्री बनती जा रही है। और वहीं पे हमें पता चल जाता है कि अब हम सब्जेक्ट से सिटीजन बन चुके हैं, कि प्रजा से नागरिक बन चुके हैं। अब हमारे पास कुछ राइट्स हैं, हम इस देश का अहम हिस्सा हैं और इस देश में जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग हो रही है वहां पे हमारा एक बहुत अहम रोल है और हमारा हर एक वोट, हर एक डिसीजन मेकिंग में बहुत मेजर चेंज या बहुत मेजर बदलाव लेकर आ सकता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको एकदम समझ आया है, सारी बातें क्लियर हुई हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में से बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं और आपको बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर में यही बात की है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किए हैं। इन केस कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।